प्रिय विद्यार्थियों, आपका हिंदी वाला राज्यवर्धन सिंह चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग का वाचन और उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। इस कविता को पढ़ाने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको लग कैसा रहा है, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं ही हमें प्रोत्साहन प्रदान करेंगी। आइए अब हम कविता को देखते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। कवि यहाँ बच्चों के मन और बच्चों के तन की तुलना कपास से करते हैं। कपास मतलब रुई। जिस तरह से रुई सफ़ेद होती है, रुई धवल होती है, रुई मुलायम होती है, बच्चों का तन और मन भी कपास के समान ही स्वच्छ, सफ़ेद, धवल और कोमल होता है। आगे कहते हैं कि पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। बच्चे जो होते हैं उनके पैर बड़े चंचल होते हैं, वे एक जगह ठहर के टिक करके नहीं रहते। वे समूची पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं, अर्थात दौड़ लेना चाहते हैं। वे इतने चंचल होते हैं कि वे एक जगह टिकते नहीं हैं, एक जगह रुकते नहीं हैं, वे दौड़कर हर जगह चले जाना चाहते हैं। आगे कहते हैं कि जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए। कहते हैं कि छतों को भी नरम बनाते हुए, अर्थात बच्चों को कठोरता का एहसास नहीं होता और वो कठोरता चाहे जीवन की हो या छत की हो, बच्चे उस कठोरता का आभास तक नहीं कर पाते, वे उसे महसूस नहीं पाते हैं। और कवि कहते हैं कि वो बेसुध होकर के दौड़ते हैं, अर्थात उन्हें उस कठोरता की बिल्कुल भी सुध नहीं होती है। कवि आगे लिखते हैं, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। कवि यहाँ बताना चाह रहे हैं कि हर दिशाओं में किलकारी मारते हुए दौड़ते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते हुए दौड़ते हैं। और इनकी जो किलकारी है, इनकी जो प्रसन्नता है, इनकी जो हंसी है, इनकी जो खिलखिलाहट है, वो मानो मृदंग की तरह ध्वनित होती है। वातावरण में मृदंग की सी संगीत घोलने का कार्य इन बच्चों की किलकारियाँ, इन बच्चों की हंसी, इन बच्चों की प्रसन्नता उस वातावरण में संगीत घोलने का कार्य करती है। आगे कवि बताते हैं, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं हाल डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर। कवि यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि जो बच्चे हैं वे झूमते हुए चल रहे हैं, मस्ती के साथ चल रहे हैं। और उनकी मस्ती कैसी है? जैसे झूला और झूले का जो पेंग होता है, जिस तरह से वो लचक करके झूला आगे बढ़ता है, उसी तरह से बच्चे भी, जैसे झूले को पेंग मारा जाता है, उसी तरह से झूमते हुए चल रहे हैं। और झूम कैसे रहे? डाल की तरह से, लचीले वेग से। जैसे आम की डालियां होती है, महुए की डाली होती है, बांस होता है, जैसे वो झूमता है, बच्चे भी उन्हीं डालियों की तरह से झूम रहे हैं। कवि आगे बताने का प्रयास, कवि आगे ये कहते हैं कि छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। छतों के खतरनाक किनारों तक
उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। कवि ये कह रहे हैं कि छतों के खतरनाक किनारों तक जो बच्चे हैं संकट को संकट नहीं समझते हैं। जो छत के खतरनाक किनारे हैं वे क्या हैं? संकट के प्रतीक हैं। और कवि कह रहे हैं कि उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। वे अपने जो बच्चे हैं वे अपने उत्साह व उमंग में खतरे को खतरा नहीं समझते, संकट को संकट नहीं समझते। ऐसे में उनका उत्साह और उमंग गंभीर से गंभीर संकट में भी उन्हें बचा लेता है, जिसे कवि कहते हैं कि सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत उन्हें गिरने से बचाता है। अर्थात उनके रोमांचित शरीर का संगीत क्या है? उनके जो रोमांचित शरीर का संगीत है वो उनके 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 भीतर का उत्साह है, उनके भीतर की उमंग है, जिसे वे अपने बचपने में जीते हैं। जो आनंद के साथ, जिस आनंद के साथ वे बच्चे अपना बचपन जी रहे हैं, अपने उमंग और उत्साह का आनंद उठा रहे हैं, रोमांचित हो रहे हैं, उसी रोमांच से, उसी उत्साह और उमंग के संगीत से वे बच्चे उन संकटों को, उन खतरों को खतरा नहीं समझते और गंभीर से गंभीर संकटग्रस्त परिस्थितियों में से भी वे निकल आते हैं। क्यों निकल आते हैं? क्योंकि उनके भीतर अत्यंत उत्साह होता है, अत्यंत उमंग होता है और इसी कारण वे उन समस्त परिस्थितियों से बाहर निकल आते हैं। कवि कह रहे हैं पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। और कवि ये कह रहे हैं कि जैसे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, अर्थात जो कल्पना, पतंग के रूप में जो कल्पना की ऊंचाइयां हैं, वो कल्पना की ऊंचाई किसी एक सूत्र के सहारे उन्हें उनकी कल्पना जो है किसी एक धागे के सहारे, किसी एक सूत्र के सहारे उड़ान भर रही है। और पतंग रूपी कल्पना के साथ साथ उनके भीतर का उत्साह, उनके भीतर की उमंग भी उड़ान भर रही है। और उनके रोम छिद्र जो हैं, रंध्र जो हैं, उन रंध्रों के भीतर से मानो उत्साह निकल करके आ रहा है, उमंग निकल करके आ रहा है और वे अपने उत्साह और उमंगों के साथ अपनी कल्पना की उड़ान में आकाश की ऊंचाइयों के पार तक चले जाना चाहते हैं, आकाश की ऊंचाइयों को छू लेना चाहते हैं। अब इस पैरे में कवि ने विशेष क्या किया है? तो पहले तो ये जान लें कि ये जो कविता है उसमें कवि ने बिंब का प्रयोग किया है और बच्चों की जो चेष्टाएं हैं उनका चेष्टाओं का मनोहारी वर्णन किया गया है। यहाँ पर आपने देखा कि मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है, खड़ी बोली का भावानुकूल और उसकी सहज अभिव्यक्ति है, मिश्रित शब्दावली है और पतंग को यहाँ पर कल्पना के रूप में, तथा जैसे पतंग का कागज रंग बिरंगा होता है वैसे ही बच्चों की कल्पनाएं भी रंग बिरंगी होती हैं, इसी रूप में पतंग को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। अब अगले पैरे को देखते हैं। कवि कहते हैं कि अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि कहते हैं कि अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से
यदि अगर बच्चे खेलते समय कभी छत के किनारों से नीचे गिर जाते हैं या किनारों से गिरकर चोटिल हो जाते हैं, तो अभी हमने पिछले पैरे में पढ़ा था कि बच्चे जो है वे संकट से संकटग्रस्त परिस्थितियों को भी तनावपूर्ण और उसकी कठिनाई की अनुभूति उन्हें नहीं होती है। तो यहाँ कभी ये बताना चाह रहे हैं कि अगर वे बच्चे छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं और बच जाते हैं तब क्या होता है। तो जीवन की कठिनाइयों को वे समझ जाते हैं, और जब वे जीवन की कठिनाइयों को उन खतरनाक किनारों से गिर करके समझ जाते हैं तो बच्चे और मजबूत हो जाते हैं और उनके भीतर का उत्साह और उमंग और बढ़ जाता है, जो आकाश की ऊंचाइयों को छू लेना चाहता है और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। और कह रहे हैं कि ये बच्चे और निडर हो जाते हैं और चंचल होकर के वे सूरज के समक्ष आकर पतंग उड़ाते हैं, अपनी कल्पनाओं के सहारे उड़ान भरते हैं। आगे कवि कहते हैं कि पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और इन चंचल बच्चों के पास पृथ्वी और तेज घूमती हुई आती है। अर्थात ये बच्चे अपने चंचल पैरों से तेज घूमती हुई पृथ्वी को अपने चंचल पैरों से नाप लेना चाहते हैं। वे कभी एक जगह टिक करके नहीं रुकना चाहते, वे दौड़ करके कभी यहाँ कभी वहाँ उस समूची पृथ्वी पर छा जाना चाहते हैं, चले जाना चाहते हैं। आसपास की जो भी जगहें हैं वे दौड़कर भागकर वहाँ जाना चाहते हैं, और इसीलिए कवि ने इन बच्चों के पैरों को बेचैन पैर कहा है, जिन पैरों को चैन न मिलता हो, अर्थात जो पैर चंचल हों, जो एक जगह अस्थाई रुक करके न रहते हों, टिक करके न रहते हों, अर्थात वे इधर उधर खेलने के लिए भाग रहे हों। इस पैरे में हमने देखा कि बच्चों के जीवन के बारे में कवि बताते हैं कि जो बच्चा अगर छत से गिरता भी है तो वो गिरने के बाद चोटिल तो होता ही है, लेकिन चोटिल होने के बाद वो समझ जाता है कि चोट कितनी लगेगी, और वो जो कठिनाई आई उस कठिनाई के सापेक्ष वो और मजबूत हुआ, उसका उत्साह उसका उमंग और बढ़ा, वो और अधिक निडर हुआ, वो खेलने के लिए और अधिक निडर होकर के और अधिक उत्साहित होकर के वो दूने उत्साह और उमंग के साथ वो खेलने के लिए जा रहा है। पृथ्वी को अब और तीव्र वेग से, क्षिप्र वेग से वो अपने आसपास की जगहों पर दौड़ करके खेल लेना चाह रहा है, और अपने पैरों की चंचलता वो और बढ़ा दे रहा है। इस पैरे में हम देखेंगे कि कवि आलोक धनवा बच्चों को साहसी बनाने की बात करते हैं, खतरों का सामना करने की सीख देते हैं कि कैसे बच्चे खतरे का सामना करते हैं और खतरे का सामना करके वे और भी साहसी बनते हैं। मानवीकरण, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली की सहज अभिव्यक्ति है। यहाँ पर इस पूरी कविता में दृश्य बिंब और स्पर्श बिंब जो है प्रयुक्त किया गया है। भाषा में लाक्षणिकता का प्रयोग भी हुआ है। ये कविता और इसकी व्याख्या आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। एक बार पुनः आप सभी से निवेदन है कि कविता की व्याख्या के बारे में ज़रूर बताएं, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,